किसानों के पेट पर पलने वाले कुत्तों की तरह किसानों की कब्र खोदने वाले, किसानों के पेट और पीठ पर चाबुक मारने वाले इस देश के गद्दार और बेईमान। एमएसपी आज का नहीं है। 100 लोगों में से 99 लोग एमएसपी नहीं जानते। किसान का अनाज खा के जहाजों में उड़ते हुए बेईमान कहीं के और बोलते हुए इतनी नफरती और गंदी बात। किसान अपना प्राण दे के अनाज पैदा करता है, तुम्हारे लिए पैदा करता है, तुम्हारे मुल्क के लिए पैदा करता है। इस तरह से करने में लज्जा नहीं आती? वो आप कुदाल के नीचे दफन हो जाए जमीन के अंदर पैदा करते करते। आप कुछ पढ़ती लिखती हैं। 1963 से लेके 66 के बीच एमएसपी का कंसेप्ट आया था। आज तक लागत मूल्य तय नहीं किया गया। आज तक एग्रीकल्चरल कास्ट एंड जो है प्राइसेस, उसमें 4 मेंबर हैं, लेकिन कुदाल चलाने वाला नहीं है। क्या इस तरह से सवाल हमसे करिएगा? आप हमको इतना जलील कर रही हैं। देश पैसा कहाँ से लाता है? देश पैसा टैक्स के उस पे ही लाता है। देश पैसा किसानों के चमड़ी और पेट से लाता है। लगभग 1 एकड़ में 3000 रुपए का यूरिया आपका आएगा। अच्छा, आप सभी के जहन में ये वाला ऐड जरूर पहुंचा होगा कि किसान उगाता है तभी तो पूरा देश खाता है। तो अब जो किसान जो अनाज उगाते हैं वो किसान जो है अब कहीं ना कहीं बॉर्डरों पर पहुंच रहे हैं। दिल्ली चलो बोल ही दिए थे, दिल्ली पहुंचने के लिए वो बॉर्डर पर हैं, लेकिन उन्हें दिल्ली जाने नहीं दिया जा रहा। अब किसान जो है उनको बैरिकेड करके रोका जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये वो किसान हैं जो कहीं ना कहीं विपक्ष से फंडेड हैं। चुनाव के समय ये पहुंचे हैं धरना देने। इनकी मांग जो है हर बार हरियाणा पंजाब वाले ही क्यों आते हैं? और ये जो हरियाणा पंजाब वाले किसान हैं ये किसान तो नहीं है। ये एक पक्ष ये मानने को ही तैयार नहीं है कि वो किसान है। अगर वो किसान होते तो वो जो ट्रैक्टर ले आए हैं वो इतना मॉडिफाई करा के क्यों लाए हैं? उस ट्रैक्टरों में लाखों लाख के स्पीकर लगे हुए हैं। वो जो ट्रैक्टर वो ले आए हैं वो ट्रैक्टर सुविधाओं से लैस है और उसके बाद वो सुविधाओं में ये दिखाते हैं कि उनके पास ऐसी महंगी बड़ी गाड़ियां हैं जिसको उन्होंने हॉस्पिटल बनाने के बारे में सोच रखा है। तैयारियों में वो जैकेट पहन कर आए हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट है उनके पास, हेलमेट है उनके पास। ये सारी सुविधाएं जो हैं वो दिखाई जा रही हैं और उन सुविधाओं को दिखाकर और दूसरे प्रदेश के किसानों को दिखाया जा रहा है और कहा जा रहा है किसान तो अपने खेतों में है, मेहनत कर रहा है, अनाज उगा रहा है, ये किसान नहीं है। एक पक्ष उनको किसान नहीं मांगता है और दूसरा पक्ष जो उनको किसान मान रहा है वो उनके साथ है। वो कह रहा है कि हमारे देश के किसान अगर बॉर्डरों पर हैं तो हम उनके साथ हैं और हम उनकी आवाज़ उठाएंगे। तो सबसे पहला सवाल यही है कि किसान जो हैं वो एमएसपी मांग रहे हैं। उनका ये कहना है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य तय होना चाहिए क्योंकि हम किसान हैं, हम मेहनत करते हैं, हमारी अनाज का सही दाम नहीं मिलता तो हमारी मेहनत खाली चली जाती है। एमएसपी चाहिए, ये मांग जो है वो किसान कर रहे हैं। लेकिन एक बात ये भी कही जा रही है कि हरियाणा पंजाब वाले किसान क्यों कर रहे हैं, क्यों उत्तर प्रदेश के नहीं कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में भी तो तमाम किसान हैं, बिहार में भी हैं, तमाम जगहों पर अलग अलग जगहों पर किसान हैं। हर बार हरियाणा पंजाब वाले ही क्यों आते हैं? तो इस मुद्दे पर हम जो है समझने के लिए फिर से मौजूद हैं आपके साथ। इससे पहले भी इस पे किसान आंदोलन पे बात हो चुकी है। मैं भारत एक नई सोच के एडिटर द्वय विजेंद्र और पल्लवी का वेलकम करता हूं। और आप तो सवाल ही जो है आप उत्तर सवाल बना दे रही हैं। नहीं, आप ये किसान है ही नहीं। यूपी का किसान नहीं जा रहा है उसमें। नहीं, लोग कह रहे हैं वो किसान है ही नहीं। किसान होते तो उनके पास लाख नहीं है जो आए हैं आंदोलन करने, वो किसान नहीं। उनके पास लाखों लाख का मॉडिफाई वो कह रहे हैं ये इस देश के धूर्त, ठग, बेईमान, किसानों के पेट पर पलने वाले कुत्तों की तरह जीने वाले हिंदुस्तान के किसानों की कब्र खोदने वाले, किसानों के पेट और पीठ पर चाबुक मारने वाले इस देश के गद्दार और बेईमान बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के किसान के भीतर, पूर्वी उत्तर प्रदेश में एवेकनिंग नहीं है, जागृति नहीं है। अत्यंत पिछड़ा किसान का मतलब होता है कि आपके पैरों के तले दबा हुआ चिथड़े में लपटा रहे, आप पीटते रहे उसको, मालिक आपको कहता रहे, आपके सामने आवाज न उठाए। वो सराउंडिंग जो एनसीआर है, जो लगभग एनसीआर में आधा हरियाणा और पंजाब और दिल्ली का आधा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, वहाँ के पढ़े लिखे जागरूक किसानों की पूरे देश की जो मांग कर रहे हैं, एमएसपी आज का नहीं है। और एमएसपी, ये बात सही है कि एमएसपी 100 लोगों में से 99 लोग एमएसपी नहीं जानते। 1 आध लाख में एक एमएसपी जानता है।
सियार के तरह से हुआ एमएसपी कर रहे हैं। नीचे वाले ऊपर वाले कुछ लोग जानते हैं, एमएसपी का मैकेनिज्म जानते हैं। ये सब मत कहिए, ये सब इन बेईमानों का जो आरोप लगाते हैं ना। नहीं, मैं नहीं कह रही, लोग कह रहे हैं कि अगर वो किसान है तो उन्हें खेतों में रहना चाहिए, उन्हें अनाज उगाना चाहिए। वो जाके बॉर्डर सील कर रहे हैं, ट्रैक्टर लेके पहुंच जा रहे हैं। नहीं, आप पैर भी उनकी न करिए। यातायात रोक दे रहे हैं। ये जो ठग हैं, जो हरामखोर हैं इस देश के हराम। इतना पैसा है कि वो बुलेट प्रूफ जैकेट ले आए हैं, मास्क ले आए हैं, हेलमेट ले आए हैं। मैं अभी तक आज तक मैं किसान का बेटा हूँ और 57 साल में भी कुदाल चलाता हूँ, किसान हूँ, ठीक है ना। मैंने कभी किसान को उसका बुलेट प्रूफ जानती हैं क्या है? सूर्य की तपती धूप, उसका बुलेट प्रूफ ठिठुरती ठंड, भारी बारिश, खेतों में और कीचड़ में लपटा हुआ, कौन कहता है बुलेट? ये सब जो है यही है ना, यही भारत को नष्ट करने वाले यही गवर्नमेंट हुकूमत है ना, यही नरेंद्र मोदी की हुकूमत है ना, इस देश के नरेंद्र मोदी की हुकूमत। नहीं सुनिए, यही नरेंद्र मोदी की हुकूमत है जो पिछले साल उगली थी कि आंदोलन जीवी हैं दिल्ली के अंदर, किसान आंदोलन जीवी हैं, खाते हुए उन किसान का अनाज खा के जहाजों में उड़ते हुए बेईमान कहीं के, और बोलते हुए इतनी नफरती और गंदी बात। किसान अपना प्राण दे के अनाज पैदा करता है, तुम्हारे लिए पैदा करता है, तुम्हारे मुल्क के लिए पैदा करता है, और तुम्हारी इस महान मुल्क भारत के लिए पैदा करता है। दुनिया में किस भारत जाना जाता है तो किसानों के लिए जाना जाता है, किसान की उर्वरा शक्ति, उर्वरा ताकत के लिए जाना जाता है। किसान को इस तरह से करने में लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती, ये जीभ निकालने में इस तरह की बात। आप कह रही हैं बुलेट प्रूफ पहन के आ गया होगा वो जो है राकेश टिकैत, उसके पास पैसा होगा, वो आ गए होंगे राकेश टिकैत बुलेट प्रूफ। तो इस तरह से आप किसान को कहेंगे कि बुलेट प्रूफ पहन के आ रहा है, और इस तरीके से वो रेडियो माइक लगा दिया, टीवी लगा दिया ट्रैक्टर पर, वो एंजॉय नहीं कर सकता। वो आप कुदाल के नीचे दफन हो जाए जमीन के अंदर पैदा करते करते। ये इस तरह की बात ना करिए। पहले एमएसपी पर मैं आता हूँ, एमएसपी बताता हूँ, और इन गद्दारों को करने दीजिए। इनका वक्त करीब आ गया, इनका वक्त। और ये दुर्भाग्य सौभाग्य कहिए, ऐसी हुकूमत को लोगों को एमएसपी पे ही बात हो रही है, तो एमएसपी को लेकर भी एक तर्क दिया जाता है कि सबसे ज्यादा एमएसपी का जो लाभ उठाते हैं वो हरियाणा पंजाब वाले ही उठाते हैं। इसके बाद भी एमएसपी की मांग को लेकर बार बार वही चले आते हैं। आप कुछ पढ़ती लिखती हैं, पहले कौन? मैं नहीं कह रही, ये क्यों इस तरह का सवाल कर रहे हैं? एमएसपी एक ऐसी व्यवस्था है, जैसे आप मैं नहीं कह रही, नहीं जैसे आप कहिए, मैं बता रही हूँ, यही बातें कही जा रही है किसानों को लेकर। सवाल हमसे न करिए, एमएसपी पर सीधे आइए। हाँ। कोई कहे कि इस संविधान का ज्यादातर लाभ जो है अंबेडकर के जाति वाले लोग उठाते हैं, कोई कहे इस देश का, कोई इस देश का क्रूएड आदमी कहे, क्रूअल आदमी, तो मैं उसको क्या बनाया गया और वही उसको मैं क्या कहूँगा? उसको मैं किन शब्दों से समाजूंगा? इससे ऐसा शब्द गंदा न निकालिए। एमएसपी एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सुदूर गांव का एक घुरहू प्रसाद भी अपने 1 किलो अनाज का उचित रेट पा जाएगा, उसको भी उसका लाभ मिल जाएगा। समझ जाएंगे कि किसने कहा था और ये किसके लिए जवाब है। अभी समझे व्यूअर वाले, हम नहीं, हमको अब बता देती तो हम उसको अभी नाम लेके कैसे बता दूं? हमारे बिरादरी के हैं, हम कैसे किसी का नाम लेके बता सकते हैं? उन्होंने साफ ये कहा कि ये जो किसान है ये किसान नहीं है, और जो असल में किसान है वो खेतों में है। इस तरीके की बात उन्होंने कही थी, तो मैं सोचा कि जवाब दे कहेगा जिसके बाप जिसके बाप के बाप 4 पीढ़ियों में जिसने किसान को खेतों में मिट्टी की मोल नहीं देखी होगी, कुदाल नहीं देखी होगी, खसिया नहीं देखा भी होगा तो छुआ नहीं होगा, जो कीचड़ को देख के ऐसे मुंह मोड़ता होगा, यही वो बात कह सकता है। हम लोग कैसे बात कर सकते हैं? हम लोगों का जीवन उसी में खपता है, हम कमाते हैं, तो इन बेईमानों का जो सदनों में बैठे जो विधायिका और कार्यपालिका के बेईमान हैं, इनका जीवन चलता है। हाँ, ये लाखों का थाली तोड़ते हैं सदनों में जाके, और हम जो है रोटी और पानी खाने को मजबूर हैं आज की डेट में। ये सब बात ना कहिए। देखिए, की बात ये है कि जो बड़े मंत्री लोग हैं उनको सब्सिडी में भी खाना मिलता है। आप समझिए कि उनके खाने को भी जो है वो टैक्स फ्री किया जाता है। आइए एमएसपी पर, लेट अस कम टू द पॉइंट। आप एमएसपी ये है कि एमएसपी का कंसेप्ट पिछली सदी के 5वीं 6वीं दहाई, 6वीं नहीं बल्कि 7वीं दहाई में ही 1963 से लेके 66 के बीच एमएसपी का कंसेप्ट आया था। और एमएसपी इस बात पर आधारित था कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, ठीक है ना, कृषि का जो एक ऐसा आयोग बना जो कृषि लागत और मूल्य, कीमत आयोग
कि तय करना था उसको। ये जमनिए की कब की बात है, जब ग्रीन रिवॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट क्वाइन किया जा रहा था, और उसके पहले अंग्रेजी हुकूमत की ही सारी व्यवस्था चली आ रही थी। लैंड रेवेन्यू तब लगता था, और अब ये हुआ कि प्रोडक्ट कैसे बढ़ाया जाए, खाने को तो मिल नहीं रहा था। और एलवी शास्त्री जी का समय था, तो उन्होंने हरित क्रांति का एक नींव रखी मजबूत, और एक उन्होंने फ्लड व्हाइट रिवॉल्यूशन भी रखा, जो दुग्ध उत्पादन का था, जिसमें बिरगिस कुरियन को लगाया, गुजरात के थे, वो भी एक बहुत बड़े व्यक्ति थे। और जो है मुझे लगता है जीवित हैं कि मर गए, अभी हम मर गए, तो अभी हम देखे नहीं हैं। और जो है, और एमएस स्वामीनाथन को, जो एक कृषि वैज्ञानिक थे, और जो है यह पंजाब के, मूलतः पंजाब से पढ़े थे, और बाहर भी इन्होंने रिसर्च किया था, और इन्होंने मिलकर हाई यील्ड वैरायटी की जातियों का वो खोज किया, और ये कहा कि अब एक काम तो ये होगा कि हम हाई यील्ड वैरायटी देंगे, और एक काम ये करेंगे कि किसान का जितना लागत लगता है, किसान इसी तरह फटेहाल रहेगा, जितना उसका लागत है, मूल्य है, उसका 1.5 गुना। आज आपको बता दें, किसी को नहीं पता कि जो एमएसपी है वो इस बात का पहला बिंदु है कि जो लागत मूल्य है उसका 1.5 गुना रेट रहेगा। अब लागत मूल्य क्या है? आज तक लागत मूल्य तय नहीं किया गया। आज तक एक उस समय मान लिया गया कि इस तरह का खर्च आता है, महंगाई जैसे बढ़ी, खाद बीज अन्य का रेट बढ़ता गया, दवाओं का, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड्स तमाम आ गया, तो अब जो कास्ट जो एग्रीकल्चर का है वो बढ़ गया है। तो एमएस स्वामीनाथन ने ये बात की। अब हम आते हैं आज जो कमीशन है, जो कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कास्ट एंड जो है प्राइसेस, उसमें 4 मेंबर हैं। एक पदेन चेयरमैन है उसका, एक जो है मेंबर सेक्रेटरी है, सचिव है, और 2 मेंबर ऐसे हैं जो किसानों के ग्रुप के हैं, किसान नेता हैं, किसान, लेकिन कुदाल चलाने वाला नहीं है। पहले गौर करिएगा, ये जितने भी हैं एसी में बैठ के मीटिंग करते हैं, एसी में बैठ के तय करते हैं, एसी की हवाओं में लुत्फ लेते हैं। वो कोई कुदाल वाला नहीं है। कुदाल वाले से पूछिए कि तुम्हारा कितना 1 किलो अनाज पैदा करने में तुम्हारा खर्च आता है, वो बताएगा। मैंने एमएसपी पर रिसर्च किया, जब ये हुआ तो एमएसपी पर, आज मैं एमएसपी पर रिसर्च किया हूँ। इसको एक वीडियो में मैं और आपको दूंगा, अभी थोड़ा और काम कर रहा हूँ, थोड़ा सा और काम कर रहा हूँ। मैंने निकाला है कि 1 एकड़ जमीन यदि किसी के पास नहीं है, 1 एकड़ जमीन, इधर ब्रिजेंद्र जी, इधर जरा कैमरा करिए तो इस पर, ये अभी रफ है, लेकिन इसको लीजिए, रफ के तौर पर है, इसमें दिखाइए, इस पन्ने पर एक कास्टिंग हमने करके निकाली है, इसको दिखाइए। इसको हम फेयर करके देंगे, इसमें इतने चलाइएगा, मैं आपको फेयर करके दूंगा। एक पर वीडियो, एक में इसी पर बात होगी। यदि किसी से आप 1 एकड़ जमीन लेती हैं किराए पर, तो 1 वर्ष के लिए 10 से 15 हजार रुपये, कहीं कहीं 20 हजार भी हो 1 साल के लिए, कहीं कहीं 10 से 15 हजार है। मैं 15 हजार रुपये एक साल के लिए, 15 हजार रुपये पर कोई किसान जमीन लिया, इसलिए कि 49% लोगों के पास जमीन नहीं है। ओके, अब यदि जुताई उस खेत का 1 एकड़ का कराता है, तो जुताई बुआई तक उसमें 5,000 रुपये देगा, दोनों फसल का, जुताई बुआई का 5,000 रुपया देगा। क्योंकि डीजल इतना महंगा हो गया, बहुत लोग कहेंगे कि इतना जी जी जी, यारे आपको पता ही नहीं। हम लोग करते हैं 3500 रुपया एकड़ सोमरा का रेट है इस समय, सोमरा का 2 चास का, और 2 चास धान में और करवाना पड़ता है रूटावेटर के बाद, 6,000 पड़ता है। अभी तो मैं यहाँ जोड़ा हूँ, अभी ये 5,000 जोड़े हैं। ये भी उन लोगों के लिए जिनके पास ट्रैक्टर हो, सब है। अगर आपके पास ट्रैक्टर ना हो तो उसका अलग से तब ये पहुँचेगा 10,000। फिर जो है मिट्टी, जो आपका मिट्टी की खाद, जो मिट्टी में आप डालती हैं बुआई सोविंग के समय, उस पर आपका 1,400 रुपये 1 एकड़ के लिए बैठ रहा है। इसके बाद आप यूरिया जो है देंगी, जो ऊपर से दिया जाता है टॉप ड्रेसिंग में, गेहूं और धान दोनों में, वो लगभग 1 एकड़ में 3,000 रुपये का यूरिया आपका आएगा। खरपतवार नाशी बीमारी का जो भी होता है, वो लगभग 2 से 3,000 रुपये आएगा। पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, कीटाणुनाशी और खरपतवार नाशी। सिंचाई, धान की फसल की सिंचाई जो है, कम से कम 4 पानी आपको देना पड़ रहा है।
कम से कम आपको 25,000 रुपये का, इस महंगी के डीजल में 25,000 रुपये का पानी, गेहूं में तो 2 से 3 पानी देना ही पड़ता है, धान में 4 पानी देना पड़ता है, ये 7 पानी का 25,000 रुपये का कास्ट है। अब 1 एकड़ खेत में धान गेहूं की जो फसल लेने के लिए आपने सारी मशीनरी का उपयोग किया, ट्रैक्टर का, कंबाइंड हार्वेस्टर का, सब कुछ, लेकिन एक आदमी 25% ऐसा वर्क है, कैमरा इधर करिए, 25% ऐसा वर्क है खेती का जो कोई मशीन नहीं कर सकता, जो कोई मशीन नहीं कर सकता। एक आदमी उसमें एक से अधिक आदमी लगेंगे, लेकिन मैंने क्या किया है कि मैंने एक आदमी 12 महीने रखा है 1 एकड़ खेत की कमाई कर काम करने के लिए। 12 महीने 400 रुपये की मजदूरी रखेंगी तो 1,46,000 रुपये, 1,46,000 रुपये केवल मजदूरी में हुआ। अब जो उसका कास्ट बैठा है 1 एकड़ में धान गेहूं की कीमत का मिलके खेती का, वो 68,000 रुपये पड़ा है। 68,000 रुपये केवल उसका लागत है, बीज, खाद, दवा, जुताई, सिंचाई, मड़ाई, जितने भी काम हैं, और यदि किराए पर जमीन लिया है तो 10,000 उसका, 68,000 रुपये उसका लागत आया है। अब हम आते हैं आमदनी पर, अब हम यहाँ आते हैं, अब हम आते हैं आमदनी पर। आइए, आमदनी क्या है? 1 एकड़ में कितना धान हो जाएगा आप बताइए? 1 एकड़ में कितना धान हो जाएगा? 1 एकड़ में धान बहुत होगा तो 17-18 कुंटल हो जाएगा, बहुत अच्छा होगा। रेनफॉल पूर प्रॉपरली 100 एबव सेंटीमीटर रेनफॉल होगी, 125 होगी, तब होगा 18 कुंटल, नहीं तो नहीं होगा। तो 18 कुंटल का रेट हमने जोड़ लिया, 2150 रुपये इस समय इनका रेट है, सरकारी रेट, ठीक है ना? तो 37,000 ये हुआ। और बहुत बढ़िया ईल्ड आएगा तो गेहूं होगा 1 एकड़ में 15 क्विंटल, एकदम लहलहाता होगा, तब 60 से 70 होता नहीं, कभी ओलावृष्टि हो जाती है। आते हैं ये, अभी हम आते हैं। हाँ। ये हुआ 31,500, ये दोनों मिलके 68,000 ये हुआ। 68,000 हमने जोड़ा कि पाई किसान का, पाई 68,000 लागत आया उसका, और 68,000 इसको बेचा तो लगा। और अब इसमें क्या है, यदि सूखा पड़ गया और यदि पानी उसमें चलाना पड़ गया, ओला पड़ गया, आंधी आ गई, तूफान आ गया, तो गेहूं गया, पक्का ना, गेहूं खत्म हो गया। यदि सूखा पड़ गया तो धान चला गया, तो आपका सारा जितना आपका 68,000 रुपये किसान का लगा है वो खत्म। अब उसके बाद उस किसान को मरने के सिवा, वो किसान पेट लेके केवल ठठरी एक जीवन, किसान, भारत के किसान और मजदूर, यही बात ना है भाई कि आज़ादी के बाद वो गरीब होता गया, गरीब होता गया, गरीब होता गया, गरीब होता गया, रोज वो थोड़ा थोड़ा गरीब होता गया। ये एमएसपी की कहानी है। अब मैंने कहा कि एमएसपी, अभी जो ये मांग कर रहे हैं एमएसपी ना, कुछ नहीं होगा एमएसपी से। एमएसपी वो तय भी कर दें, एमएसपी कर दें कि 30 रुपया किलो हम धान लेंगे और 31 रुपया गेहूँ लेंगे, 32 रुपया गेहूँ लेंगे, और इसी रेशियो में बढ़ाएंगे, तो भी काम किसान का नहीं चलेगा। आप इसलिए नहीं चलेगा कि आप ये बताइए कि जितना वो लागत लगाया है उतना वो सारा बेच देगा तो उसका लागत में चला गया। जितना वो बेच रहा है, देखिए 68,000 का धान गेहूं बेचा है 1 एकड़ में, और उसने जितना लागत लगाया है 68,000 रुपया इधर लगाया है। ये कैलकुलेट किया हुआ है, ये भी कैलकुलेट किए हुए हैं, ये नहीं है कि ये सरकार नहीं कैलकुलेट की है, ये सब सरकार कैलकुलेट की है। आप बताइए इसके बाद जो है, आप अब आइए, अब उसका मजदूरी कहाँ जाएगा? उसका मजदूरी जो किसान काम करता है वो कैसे जिएगा? तो 1,46,000 रुपये उसकी मजदूरी हो रही है। 360 दिन की मजदूरी 400 रुपये के हिसाब से, जो भी हो इसी के आसपास हो रही है, गुणा करके कोई देख लेगा, इसमें आंकड़ा कुछ हो सकता है। तो ये मजदूरी उसकी आप नहीं दे रहे हैं। तब मैंने अंत में अपनी तरफ से सुझाया है इसमें कि आप कुछ न करिए, आप किसान और मजदूर को 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन दे दीजिए। हाँ, पेंशन नहीं, उसको वेतन दीजिए, वेतन। अच्छा। अरे भाई, सारी कंपनीज आपकी डूब गई, 27 पब्लिक सेक्टर कंपनीज घाटे में आने से बंद हो गई, वेतन सबका मिल रहा है ना? पहले बताइए, कहिए। हाँ, सारी अधिकारियों का 4-4 लाख वेतन पा रहे हैं ना, महंगाई भत्ता ले रहे हैं ना, कंपनी डूब गई, बेच दी गई, हुआ है ना? किसान लगातार आपको खाना देने की कोशिश में है, मरता चला जा रहा है। पूरे देश में जो कुछ देख रही हैं, कैमरा लेके आई हैं, किसान के ऊपर आपका कैमरा चमक रहा है, वही खा, उसी का खाना पैदा करके आई हैं,
मैं यहाँ बैठ के भौंक रहा हूँ किसान का, मैं तो खैर पैदा करता हूँ कुदाल से, मैं खुद कुदाल से पैदा करता हूँ, तो मैं किसान हूँ, मैं दर्द जानता हूँ। लेकिन प्रोफेसर से लेके ये माननीय जो सदनों में बैठते हैं, एग्जीक्यूटिव के सदस्य, विधायिका के सदस्य, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, ये सब क्या करते हैं, चिकित्सक, मास्टर, ये सब क्या करते हैं, ये केवल जुबान को फेंकते हैं, जुबान को हवा में चलाते हैं, ठीक ना, अपने उस खोपड़ी के स्किल को चलाते हैं, यहीं चलाते हैं जहाँ से सेवा, जिस शब्द को सेवा कहा जाता है। लेकिन मजदूर और किसान क्या करता है, प्रोडक्ट करता है, उत्पाद करता है। मजदूर किसान खेत में पैदा करता है, अनाज पैदा करता है, फल पैदा करता है, तरकारी पैदा करता है, और किसान और मजदूर जो है हवेलियां बनाता है, रेल की पटरियां बनाता है, बड़े बड़ी बिल्डिंग बनाता है, रेल बनाता है, जहाज बनाता है, जितनी भी निर्माण का, सड़कें, नाली, पुल, जमीन के ऊपर जो देख रही हो मजदूरों का तैयार किया हुआ है, और पेट का मामला सब किसानों का तैयार किया हुआ है। अब आप जो है एमएसपी, आपको पेंशन जो किसानों को मांग हो रही है ना, एक अवस्था के बाद मांग हो रही है। मैं कहता हूं कि जिस किसान ने 18-20 साल की उम्र में उसको पढ़ने की व्यवस्था नहीं हुई, आपने नहीं कराई, उसने किराए पर लेके एक कुदाल चलाना चालू कर दिया, आपको अनाज दिया नहीं दिया खत्म, उसने सब लगाया, आप उसको 3,000 रुपये महीने का, उसको ना दीजिए 1.5 लाख का वेतन, 1.5 लाख का वेतन आप जो सरकार बेच दी, जिन कंपनियों को, जिन नौकरों ने सरकारी इंडस्ट्री बेच के खा लिया, ख़त्म कर दिया, उसको आप दे रही हैं, आप न दीजिए। आप 3,000 रुपये, 100 रुपये पर डे उसको दीजिए, 100 रुपये पर डे दीजिए, ताकि वो मरने ना पाए। ये उसको आजीवन दीजिए, और ठीक जब उसकी 50 साल की एज पूरी हो जाए, इसलिए कि 50 साल में जाके उसकी शरीर की एनर्जी ख़त्म हो जाती है, एकदम काम लायक नहीं रह जाता, मजदूर बेदम हो जाता है। उसके बाद उस पर बैन करिए कि उससे यदि कोई काम लेता है तो अपराध घोषित करिए, और उसके बाद उसको 3,000 का पेंशन जब तक वो जीवित है, यदि उसकी कंपेनियन साथी है तो उसको 3,000 का और पेंशन दीजिए, 6,000 का पेंशन दीजिए। सब लोड नहीं पड़ेगा क्या? किसका लोड पड़ेगा? आप ये सब चल रहे हैं, लोड नहीं पड़ रहा है? और महंगा हो जाएगा ना, खजाने में से और पैसा निकलेगा, और लोड देश के ऊपर बढ़ेगा, और महंगाई बढ़ेगी, तो फिर जो मजदूर है। नहीं करने का आता है क्या? इस तरह से सवाल हमसे करिएगा, आप हमको इतना जलील कर रही हैं। ये जो प्राइम मिनिस्टर से लेके इस देश का प्राइम मिनिस्टर 10,000 करोड़ की विमान में उड़ता है, और कलेक्टर के पास जो है अनगिनत गाड़ियां उसके पीछे दौड़ती हैं, जेड श्रेणी, वाई श्रेणी, सुपरता, मिनट मिनट में करोड़ों का रुपया फूंकते चलते हैं। किसके बाप का रुपया फूंकते हैं? क्यों ये लोड क्यों नहीं, ये लोड क्यों कर रहे हैं? ये लोड आप लोड कर रही हैं। मेरी बात सुनिए, जैसे 3,000 रुपए दे देंगे आपको, डायरेक्ट आपके जेब में 3,000 रुपए गया, लेकिन डायरेक्ट नहीं गया, वो काम कर रहा है, किसान है, पेंशन मिला, ठीक है, पेंशन नहीं, सम्मान सैलरी नहीं, सम्मान नहीं, सैलरी मिल गया, सैलरी मिल गया, 3,000 रुपए जी। हर आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो हमारे देश में है वो किसान ही है, उन्हीं के बदौलत देश चल रहा है, वही उगा रहे हैं, वही एमएसपी सब वही कर रहे हैं। तो आप ये भी समझ रहे होंगे कि किसानों की संख्या कितनी ज्यादा है, चलिए बोलिए, तो सबको 3,000 रुपए दिया गया, तो चीजें कहीं ना कहीं फिर सामानों पर ही महंगाई बढ़ेगी। आपको पता है देश पैसा कहाँ से लाता है? देश पैसा टैक्स के उस पे ही लाता है। पैसा किसानों के चमड़ी और पेट से लाता है। अब और आइए, अब जो आप कह रही हैं पैसा टैक्स से लाता है, 3,000 रुपए देंगे और फिर सामान महंगा हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं सस्ता करें, सामान सस्ता करें। सामान मैंने बोला है ना कि हम, जरूर आप ऐसे समझिए, आप इस तरह से समझिए ना, ना ना फिर सामान महंगा होगा, फिर सामान महंगा होगा, तो फिर जो गरीब है वही ना पिसेगा। किसान आज फिर तो गरीबी किसान आज घून जैसे पिस रहा है। कभी भारत के इतिहास में सुनी थी 2022 अगस्त के बाद कि यहाँ आटा, चावल, दाल, तेल, नमक, चीनी पर जीएसटी सुनी थी? आप ऐसी बात कर रही हैं। आपने हमारी पेट की अंतड़ी भी निकाल ली, और हम दरिद्र किसान के पास कुछ है नहीं। और आप जो है, आप जिस विलासिता का जीवन जी रही हैं, आपने भगत सिंह को नहीं पढ़ा, आपने अशफाकुल्ला खां को नहीं पढ़ा। अशफाकुल्ला खां ने इस सदन के बारे में लिखा था कि हम एक ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जिसमें नवाब और धनिया चमार एक साथ बैठ के काम करें। नवाब के पास हीरे की जड़ी हुई ऊप पहन के घूमता था, और किसान के पास जो है लुंगी और जंघिया नहीं थी, और वही भारत में आज भी चला रहा। यहाँ एक ठो वंदे भारत चलती है, और 150 छोटी गाड़ियाँ लैट्रिन और उसके बाथरूम में जाने का। ठीक, आप कितनी बात करती हैं भाई? सब कुछ हमारी चमड़ी, हमारे पेट को खींच के इन बेईमानों ने, असेंबली के बेईमानों ने, लेजिस्लेटिव
और एग्जीक्यूटिव के बेईमानों ने इस मुल्क को, यहाँ के किसान को, मजदूरों को बधुआ और उनको पीछे से, आगे से, पेट पर। ऐसे ही ऐसे ही हम माइनस में चल रहे हैं। किस माइनस में चल रहे हैं? लेके तो हमारा देश चल रहा है। जब इस तरीके, अगर और एमएसपी देने लगे और जो है वो पेंशन देने लगे तो और जो है वो ऋण में जाने लगे। 22-12 लाख करोड़ रुपया अडानी के पास किसका पैसा है बताएंगी? अडानी कितना काम करता है? मजदूर किसान से अधिक काम करता है। वो ठगी का ही पैसा है ना। कोरोना में 28 करोड़ से 80 करोड़ गरीब हुए और अडानी की संपत्ति 3.5 गुने बढ़ी कोरोना काल में। एक तरफ दवा की कंपनियां इस देश को लूट रही थी, आपदा में अवसर के लिए आग लगी हुई थी, दूसरे तरफ गरीब होता जा रहा था। इस मुल्क को चर लिया है सबों ने, 8-10 लोगों ने। 12 लाख करोड़ रुपया है। एंटीलिया जो अंबानी का घर है 15,000 करोड़ का है। और इस देश में 22 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनकी तरकारी पानी में पकती है, जो दाल और रोटी नहीं खाते, जो पानी और रोटी खाते हैं। आप इस तरह किसानों के लिए देश गरीब हो जाएगा और उसकी अतड़ी खींच के आप लोग चंद मुट्ठी भर लोग, 2.5-3 करोड़ लोग जो है सरकारी सेवक, और 20 करोड़ लोग जो है 20 करोड़ लोग इस मुल्क के, इस देश को चर रहे हैं। और इस तरह मत निकालिए कि और मुल्क गरीब हो जाएगा। और किसान को फूंक दीजिए खेतों में और देख लीजिए कि कितने आप अमीर हो जाते हैं। मर जाएंगे, खड़े मर जाएंगे। कहिए कि इस महान किसानों को कहिए जो 100 करोड़ लोग खेतों में और सड़कों पर मजदूरी में लगातार सुबह से शाम तक अपना जीवन दे रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, जीवन लड़ा दिए हैं। वो नहीं जानते कि क्या सुख होता है। वो एक्सप्रेसवे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो कुछ भी नहीं जानते। वो जो है मदिरा की मॉडल साहब नहीं जानते। वो जो है आपका वंदे भारत तो न जाने वो अरे आपकी राजधानी चलती थी ना 1966 से, हमने आज तक राजधानी की यात्रा नहीं की। अब बताइए, हम एक आध बार प्लेन से गए तो हम कूपन से गए, और वो भी जो कॉन्फ्रेंस में गए तो गए, उस कॉन्फ्रेंस में सरकारी हम नहीं खरीद के चल पाएंगे। आप भारत को सपना दिखा रही हैं। एक तरफ मरता जीवन 1.25 करोड़ लोगों का, 102 करोड़ लोगों का, और दूसरी तरफ मुट्ठी भर लोग जो है सारे संसाधन और संपत्ति को लेके आप कह रही हैं कि किसानों को पेंशन दे दिया जाएगा तो बंद हो जाएगा, और 5-5 लाख का और वेतन ले रहे हैं, निधियाँ घोंट रहे हैं तो नहीं होगा। किसान को सम्मान निधि 1,000 रुपया आप महीना देती हैं, और 42 लाख रुपया सम्मान निधि, सांसद निधि है। 42 लाख रुपया एक सांसद को निधि मिलती है। एक सांसद को 5 करोड़ मल्टीप्लाई बाई 12 करिए, 42 लाख रुपया उसको पर मंथ पड़ता है। वो पैसे की गुलछर्रा उड़ाता है। कोई जांच नहीं है। कौन जांच उसका करेगा? कौन सीडीओ और डीएम उसका जांच करेगा? ये जितने हैं बेईमान उसके पीछे लगे रहते हैं। इस देश को जितना नष्ट करना हो कर लीजिए। एमएसपी का ये है कि आप फौरन लागू करिए, लेकिन किसान को 100 रुपये पर डे, जिसने कुदाल उठा लिया उसको 100 रुपया दीजिए, ताकि शाम को अपने घर में जाए तो नमक तेल खरीद के ले जाके जीवन जी सके। क्यों मनुष्यता का जीवन उससे छीन लिए हो यार, तुम बेईमानों ने खींच लिया है। और किसान को तुम कह रहे हो कि ये इतना लग्जरी आता है, ट्रैक्टर टाली से आता है। ट्रैक्टर टाली से नहीं आएगा तो घुटने टेक के ज़मीन पर आएगा क्या? फटा हुआ पहन के वहाँ से आ जाएगा क्या? वो जो उसमें किसान संभ्रांत हैं, वो अब हम आवाज़ उठा रहे हैं। अब गांव में किसान काम कर रहा है, वो नहीं जानता कि हमारी आवाज़ उठाई जा रही है। हम पढ़े लिखे हैं, हमारे खून में उनकी कमाई का पैसा लगा हुआ है। हम पढ़ लिख के उनके पैसे से आए। विवेकानंद कहा करते थे कि जो स्नातक किसानों के पैसे से पढ़कर, गरीबों के पैसे की लागत से पढ़कर स्नातक बनता है और उन्हें भूल जाता है, उसको मैं जुआ नहीं कहना पसंद करता। विवेकानंद का एक कोटेशन है। हम उनकी बात करेंगे। और इन जो बेईमान हैं, जो हिंदुस्तान को चर रहे हैं, इनसे बराबर मुकाबला होगा। और एमएसपी देना पड़ेगा इनको, पेंशन देना पड़ेगा इनको। कोई सरकार आएगी, आज तक की सरकारें तो दी नहीं। कांग्रेस भी थी तो उसने भी एमएसपी नहीं दिया। आज का तो मामला है नहीं। 62 दे देंगे। कौन कह रहा है दे देंगे? कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम देंगे। ये ठग है। अभी आपने हमसे सवाल किया कि कहाँ से दे देंगे, गरीब हो जाएगा। अभी आप कह रही हैं कि एक नेता कह रहा है, राहुल गांधी कह रहे हैं दे देंगे। विचार करें कहाँ से दे देंगे। पहले अपनी विलासिता 100 कंटेनर के साथ जो यात्रा निकाल के चल रहे हैं, सत्ता में आने के लिए ही काम कर रहे हैं ना। मोदी सत्ता में आने के लिए ही ये काम कर रहा है ना। होली खेल रहा है पैसे का। राहुल गांधी भी वही काम कर रहा है इस देश के साथ, सभी वही काम कर रहे हैं, अखिलेश भी वही।
किसानों को सुनो पहले, किसानों को, युवाओं को, दलितों को, बेटियों को और मुसलमानों को, इन 5 को जो नहीं सुनोगे, सत्ता है तुम जितना जितना करना हो खुराफात कर लो, लेकिन कल तो पूछा जाएगा, हुकूमत पूछेगा, हम लोग पूछेंगे इससे, इस हुकूमत से। तो इनको एमएसपी भी देना पड़ेगा और इनको पेंशन पहली फर्स्ट जीवन नहीं जी पाएगा पेंशन यदि नहीं रहेगा तो उसको पेंशन दें। और 50 साल जब उसकी एज पूरी हो जाए, उससे ये जो है ये आपका आधार कार्ड चाहे जहाँ से भी किसान का एक्चुअल एज तो कुछ होता नहीं है उसका, पूरी हो जाए, उसको बाइज्जत उस कानून बनाए कि 50 साल के बाद यदि उससे किसी ने काम लिया तो उसको जेल में ठूसा जाएगा, उसको बाइज्जत उसके घर स्वस्थ बन से या बुढ़ापे में उसको रहने दें। कुछ नहीं बचता है। 20 साल मिट्टी कुदाल से जिसने काम किया उसकी शरीर जर्जर हो जाती है, कुछ भी नहीं बचता है मजदूर के हिस्से का। वो बीमार हो जाता है, फेफड़े जवाब दे जाते हैं, उसको दमा हो जाती है, खांसी हो जाता है, उसके सब कुछ उसका मशीनरी बर्बाद हो जाता है। इन पापियों का ये सब पापी हैं कि क्या है भाई? ये कैसे इन सबों को नींद लगती है? इतने बड़े विलासिता के भवनों में और जहाज़ों में उड़ रहे हैं और नीचे ज़मीन पर किसान मजदूर कीड़े की तरह अपने बच्चों को अपना परिवार लेके जी रहा है। ये सब वीडियो ये इन सबों को बताइए कि ये जल्लाद क्या कर रहे हैं सब। और इनको सच में यह है कि सत्ता से पकड़ के इनको नीचे लखेद के और हटाना चाहिए सत्ता से। हटो यहाँ से, भगो यहाँ से। और जब इस क्षेत्र में आए, जब वोट मांगने, तो इनको जूतों से मारना चाहिए, जूते से मारना चाहिए। जूता जानती है ना, जूते से पीटना चाहिए इनको, बस, और कोई रास्ता नहीं। ये आप बहुत सारे लोग अब ये कहेंगे कि इतना क्रोध, इतना आक्रोश नहीं होना चाहिए। ये पता है क्यों है? ये उन लोगों का जवाब है जिन्होंने लगातार सोशल मीडिया पर, और हमारी जो एक सबसे बड़ा मीडिया घराना है, बहुत सारे मीडिया बंधु लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि ये किसान नहीं है, ये किसान की स्थिति ऐसी नहीं है, किसान जो है वो लाखों का स्पीकर नहीं लगाते। उन्हीं को ये जवाब दे रहे हैं। इसलिए दे रहे हैं क्योंकि बोलना ज़रूरी है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो नहीं बोलेंगे, अब क्योंकि इन्होंने खेती किसानी की है तो इनको पता है कि किस तरीके की पीड़ा किसानों की जिंदगी में है और किस तरीके से वो झेल रहे हैं। आप पल्लवी जी, और आरोप वो लोग लगा रहे हैं ना जिन्होंने मैं खेती किसानी भी किया हूँ और ये 2200 पुस्तकें हैं, मैं ये संविधान भी पढ़ा हूँ। ये समानता की प्रत्येक पंक्तियां समानता के लिए लिखी गई हैं। हमारा समानता कहाँ है? चलिए, हमको आप एक दिन समानता नहीं दे पाएंगे, हम कीड़े मकोड़े की तरह जिएंगे और आप आसमान से हमारे ऊपर कोड़ा और कर का बरछा बरसाएंगे। ये कौन सा तरीका है भाई? ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। अब आप समझिए, वो किसान जो पूरे देश का पेट भरता है, वो जब अपने बच्चों को किसी महंगे स्कूल में पढ़ाना चाहता है तो इसलिए नहीं पढ़ा पाता क्योंकि उसकी उतनी आमदनी नहीं है। तो आप कैसे कह रहे हैं कि देश जो है वो संविधान से चल रहा है? संविधान में क्या सभी बच्चों को एक समान अवसर मिल रहा है? आप खुद सोच कर देखिए कि जो किसान है वो अपने बच्चों को ना ठीक से पढ़ा पाता है, जब उसका बच्चा बीमार होता है तो सरकारी अस्पतालों में जाता है, उसको ठीक से इलाज नहीं मिल पाता है, अच्छी कोचिंग नहीं मिल पाती तो अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं बैठ पाता। कोचिंग की कोई जरूरत नहीं है। नहीं मतलब ना कोचिंग तोड़ा। मैंने देखिए इसमें लिखा हूं, इस पर आप दिखाइए, एक समान फ्री शिक्षा, फ्री चिकित्सा, जनसंचार। कोचिंग तोड़िए नहीं तो कोचिंग, अमीर बच्चे कोचिंग लेके सारे पदों को कैप्चर कर लेंगे। गरीब के शिक्षा क्यों बेच रहे हो? सारी शिक्षा पूरी तरीके से फ्री करो। गरीब 102 करोड़ लोगों के पास 1 रुपया नहीं है। वो 102 करोड़ कौन है? 80 करोड़ 5 किलो अनाज में खोजने वाले, जीवन तलाशने वाले लोग हैं, और 22 करोड़ कुपोषित हैं। तो 102 करोड़ लोगों के पास 1 रुपया नहीं है। कहाँ से शिक्षा पाएगा? कहाँ से चिकित्सा पाएगा? कहाँ से रेल की यात्रा करेगा? और फ्री करने में क्या दिक्कत है भाई? लोग कह रहे हैं कि किसान जो है वो बेमतलब का हर बार चले आते हैं आंदोलन करने, सरकार की छवि बिगाड़ने। उन सभी पत्रकारों से ये कहना है कि जाइए, एक हफ्ता एक गांव में एक किसान के घर रहकर आइए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि उनकी जिंदगी कितनी बेहतर है। इनके जितने भी देश के दलाल पत्रकार हैं, जो तो मीडिया को दिखाइएगा चारों तरफ देश के अंदर, इस बात को बजाइएगा कि जितने भी इसके दलाल पत्रकार हैं, चोट्टे हैं इस देश के अंदर, उनको कहिए कि कुदाल लेके आए हमारे साथ। एक हफ्ता, एक हफ्ता नहीं, एक दिन, पूरे दिन 7 बजे हम भी लगेंगे, चाय पानी गुड़ खा के जैसे हम लोग काम करने जाते हैं, ठीक है ना, पन पियाव करके जाएंगे। इन दलालों को लेके जाएंगे जो ये लंबी लंबी जीभ फेंक रहे हैं ना, ये मर जाएंगे उसी खेत में, 10 मिनट के अंदर मर जाएंगे। इनकी लाश निकल के चली जाएगी, इनका सारा जो बुद्धि हरिहराया हुआ है वो भूल जाएगा। ये बेईमान है, ये डकैत हैं हिंदुस्तान के, ये चोर हैं, ये सब कुछ हैं। कुछ भी इनके पास न मूल्य है, न चरित्र है, न मर्यादा है।
और मूल्य मर्यादा अनुशासन श्रम से आता है। कुदाल चलाने वाला मजदूर और किसान वो नहीं जानता है कि क्या चीज़ होती है दुनिया में, ठगी चोरी बलात्कार, वो मर जाता है शाम होते होते। अरे इन बेईमानों से मुल्क को आज़ाद कराने की आप लोग कोशिश करिए, ये छोड़ दें सब सत्ता, नहीं तो बगावत की तरफ बढ़ रहा है सारा मुल्क। सोचिए कि ये क्या मांग कर रहे हैं, जो ये फसल उगाते हैं उसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य तय होना चाहिए। सबसे कम वाला जो मांग है उनकी यही है कि जो ये कमा रहे हैं उसमें सबसे कम जो पैसा हो वो तय हो जाए। अधिकतम की मांग नहीं कर रहे हैं, न्यूनतम की मांग कर रहे हैं। तब भी जो हमारा जो सबसे बड़ा मीडिया घराना है जो ये कहता है हम सबकी बात करते हैं, वो बार बार यही दिखा रहा है कि किसान जो है बेमतलब का आ गए हैं, किसान नहीं है ये। अगर ये किसान होते तो इनके पास लाखों के स्पीकर कैसे होते, इनके पास इतनी सुविधाएं कैसे होती, इनके पास ये बुलेट प्रूफ जैकेट कहाँ से आ रहे हैं, ये मास्क कहाँ से आ रहा है, ये वाला हेलमेट कहाँ से आ रहा है, ये सारी चीज़ें तो दिखा रहे हैं। तो एक बार किसी गाँव में किसी गरीब किसान के घर जाकर भी दिखा दें कि उसके पास कितना पैसा है, दिखा दें कि उसके घर में जो उसकी बेटी जो है वो शादी नहीं कर पा रही है। कहीं नहीं जा पाएंगे। 2014 के पहले इस देश में किसान भी थे, सरकार भी थे, ये भी रूलिंग पार्टी नॉन रूलिंग सब एक साथ थे। इनकी आंख कहीं चली गई है क्या? आंख में इनकी रोशनी नहीं है कि कान के बहरे हो गए हैं? किसानों की स्थिति देखें 2014-16, 16-17 तक, 14 से लेकर 17 तक मैं अपने खेतों में 1000-1200-1300 क्विंटल गन्ना पैदा कर रहा था। मैं गन्ना छोड़ दिया, गन्ना प्रॉफिट नहीं है गन्ने में। अरे भाई आप समझिए ना, सारी इंडस्ट्री ये चोर जो है ये डकैत हिंदुस्तान के बेच दिए। देवरिया में 14 शुगर फैक्ट्री थी, उसको बेच दिए। एक नहीं है, इतनी लागत आने लगी, मजदूरी कास्ट इतनी बढ़ने लगी कि एक कुंटल गन्ना शुगर फैक्ट्री तक भेजने में 30-30 रुपया लगने लगा। खुद गन्ना उगता था, उगना बंद हो गया है। क्यों? सुने क्योंकि वहां से यहाँ तक का ये 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी ने इस हिंदुस्तान के किसानों को और मजदूरों की क्या हालत इस ठग ने कर दी है, कुछ कहा नहीं जाता। और झूठ बोल के इसकी मीडिया और ये प्राइम मिनिस्टर, इसको दया नहीं लगती कि उन्हीं का अनाज खाते हो रात में, और उनके लिए सोचो जरा, जाओ गांव में, तुम कितना झूठ सांच बोल के क्या कर रहे हो इससे। और मशरूम खाएं चाहे जो खाएं, कम से कम उनकी बात सोचो, कम से कम ये सोचने की चाहिए तुमको। तो ये मैं आपसे ये बातें कर रहा हूँ। और देखिए, इस तरह का फूहड़ किसानों को ये सब करके गाली देने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना चरिए, जो कर रहे हैं करिए, लेकिन इन लोगों की अच्छी दवा यही है कि जब ये विधायिका के सदस्यगण जो सम्मानित हैं, उनके लिए मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन जो आधे से अधिक चोर, करप्ट, बेईमान, और ये इनको जब आए ना तो इनको जूतों से मारे। महंगाई की आग लगा के रख दी है देश के अंदर, जीना मुश्किल हो गया है, खाना हराम है, टोल टैक्स वसूलते हैं। पता है सबसे बड़ी बात यह है कि जो पत्रकार हैं या जो मीडिया एजेंसी है, उनकी सबसे बड़ी जवाबदेही उन ज़रूरतमंदों के लिए होती है जिनकी आवाज़ बनना इनकी जिम्मेदारी होती है। वो तो ये कर नहीं रहे। अब आप खुद सोचिए कि अगर किसान जो है वो बहुत अच्छा कमा रहा है तो आप रेशियो क्यों बढ़ रहे हैं? क्यों किसान जो है अपनी ज़िंदगी में इतना फ्रस्ट्रेट हो जा रहा है कि अपनी ज़िंदगी ख़त्म करना चाह रहा है? क्यों उस पर लोन इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है? वो जो उगा रहा है, अगर उससे उसको इतना ही प्रॉफिट हो रहा है तो क्यों वो अपना कर्ज जो है वो नहीं छुड़ा दे रहा है? क्यों बैंकों में जाकर अपना कर्ज नहीं दे रहा है? इस तरीके की बात जो ये बताई जा रही है, ये बताया जा रहा है कि किसान जो है वो ये किसान नहीं है। तो मैं उन सभी तमाम लोग, मेरा किसी प्रकार से विरोध नहीं है, बस मैं ये चाहती हूँ कि आप एक खबर जो है किसी किसान के घर जाकर पूरे दिन की कवरेज कर दिखाइए कि उनके पास कितनी संपन्नता है, उनके पास कितना पैसा है, उनके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, उनके पास सुविधाओं के नाम पर क्या क्या है, वो ज़रूर दिखाइएगा। और ये दिखाइएगा कि कितने सुविधाओं में किसान जी रहा है। उसके बाद आप आरोप लगाइए, हम सभी देखेंगे।